हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। माय नेम इज मेघना। आप सभी को पता है एसबीआई प्री के जितने भी डेज में एग्जाम होने थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको मेंस पे फोकस करना है। और जितने भी डेज आपके प्री से लेकर मेंस के बीच में आएंगे उन सभी को आपने अच्छे से यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि अगर हम रीजनिंग में 25 प्लस टारगेट करना चाहते हैं तो इस स्कोर को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए, कौन से सेक्शन को कैसा कितना टाइम देना चाहिए, सारी चीजें हम समझेंगे यहाँ पर, ताकि हम जो अपना रीजनिंग है उसमें तो अच्छा स्कोर कर ही पाए और साथ में जो अपना ओवरऑल स्कोर है उसे भी इंक्रीज कर पाए। आप सभी को पता है मेंस के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए भी, फाइनल रिजल्ट के लिए ऐड होते हैं। तो जितना अच्छा आपका मेंस में मार्क्स होगा उतने ही आपके फाइनल रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन में चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए रीजनिंग को आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो, यहाँ से आप मार्क्स लेके आ सकते हो और ये आपको मेंस के ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने और वहां से और अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। वीडियो में यही चीजें हम समझने वाले हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे एसबीआई पीओ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा इसका कोई अच्छा सोर्स नहीं है, राइट, कि हमें एग्जाम का पैटर्न जानना है, लेवल जानना है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एसबीआई पीओ के डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं, स्टार्टिंग से समझेंगे चीजों को विद बेसिक थिंग्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के। ठीक है, तो रीजनिंग में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स कितना है आपका, 60 है। और यहाँ पे आपके 50 मिनट्स गिवन हो रखे हैं। कितने हैं आपके, 50 मिनट्स आपको यहाँ पे गिवन हो रखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगी हर एक सेक्शन के लिए। अगेन नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो 40 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स के कितने होते हैं, 60 मार्क्स के। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके मोर देन 1 मार्क का भी होगा और यहाँ पे आपको 50 मिनट, तो टाइम इनफ होता है। बट स्टिल आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो ही यहाँ से आप मार्क्स लेके आ सकते हो, ग्रैब कर सकते हो उन मार्क्स को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो आपका मेंस का कट ऑफ जाता था ओवरऑल, वो अगर हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 23 का जो कट ऑफ गया है वो आपका 70 का गया है। ठीक है, 70 गया है एंड 22 में ये 78 गया है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होती गई है। ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है यहाँ पे, बट इस बार तो सेक्शनल कट ऑफ भी है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जितना ज्यादा आपका यहाँ पे कट ऑफ से ऊपर मार्क्स होंगे उतने ही हायर चांसेस आपके मेंस के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है वो देखेंगे। जो हम प्री में पढ़ते हैं वो टॉपिक्स तो रहते हैं बट उन टॉपिक्स का रूप अलग होता है, उन टॉपिक्स का लेवल अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे ब्लड रिलेशन देख लो, तो ब्लड रिलेशन जो आपका है कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाएगा या फिर किसी के साथ मिक्स हो जाएगा। सपोज ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन आ गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के साथ डायरेक्शन आ गया। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके मेंस में बनते हैं। बट स्टिल आपको ये तो पढ़ना ही होता है ताकि आप जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझ पाओ। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न टाइप के, ठीक है, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग आपका वहां के इंपॉर्टेंट बन जाता है। मशीन इनपुट आउटपुट आपका सिलेबस में रहता है, चाहे आपको मिक्स लॉजिक पढ़ना है और चाहे आपको कोड, मतलब आपका हर एक, अगर हम बोले यहाँ पे मिक्स लॉजिक हो गया, हर एक स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो गए। यहाँ पे आपका एक और हो गया कि अगर सिंगल लॉजिक भी आपका होता है कई बार, उससे भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे आपके पास मशीन इनपुट आउटपुट आता ही है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम सिलॉजिज्म देखें तो सिलॉजिज्म भी अब सिंपल नहीं आएगा, अब आपके पास कोडेड सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म आता है एग्जाम में, हायर चांसेस, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अब आपके जैसे सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी उन्होंने मिक्स करके दे दिया आपको, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब उसमें ये हो गया कि उन्होंने इनइक्वालिटी चैप्टर भी कवर कर लिया और सिलॉक्स भी कवर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा और रिवर्स सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन अगर है तो कोडेड डायरेक्शन आ गया या फिर पजल्स आ गई डायरेक्शन बेस्ड, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया डायरेक्शन बेस्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिक्स मिक्स करके दिए जाते हैं। बात रही नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट में ये टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मल्टीपल पैरेलल रोज, पहले हम प्री में सिर्फ 2 पैरेलल रोज करते थे, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे आपके पैरेलल रोज बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक फिगर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि 2 फिगर आपको एक साथ दिए गए हैं, 2 डायग्राम, एक के अंदर एक या 3। ठीक है,
डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे आ गया, इनसाइड आउटसाइड, ब्लड रिलेशन बेस्ड भी यहाँ पे आपका आ सकता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन बेस्ड भी यहाँ पे आपके सिटिंग अरेंजमेंट आ सकती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम पजल्स की बात करें तो वही जो सेम है बट उसका लेवल ऊपर होगा, फ्लोर फ्लैट, ठीक है, बॉक्स, डेजिग्नेशन, मंथ ईयर बेस्ड, ठीक है, वैकेंट फ्लोर्स भी आएगा, वैकेंट पोजीशन आ जाएगी, वैकेंट ईयर आ सकता है, तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे वैकेंट वाली आप भी लिख लो, यहाँ पे भी हमारे पास वैकेंट जो है वो वैकेंट पोजीशन वाली जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आते हैं मेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, क्रिटिकल रीजनिंग भी आपका यहाँ पे अब कवर होता है, तो क्रिटिकल रीजनिंग भी हमारा यहाँ पे कवर होता है, साथ के साथ इन्हीं सभी टॉपिक्स का हमारा क्या होगा कवर, हमारा डेटा सफिशिएंसी भी कवर होगा। क्या होगा? डेटा सफिशिएंसी भी यहाँ से हमारा कवर होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। तो डेटा सफिशिएंसी आप तभी कवर कर पाओगे जब ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ के सारे टॉपिक आपके जब अच्छे हैं तो यहाँ पे से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जहां पे आपका यही कंपैरिजन बेस्ड पजल टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अजम्पशन इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है, इन्फरेंस और आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके स्ट्रेंथन और वीकन इंपॉर्टेंट होता है, कॉज एंड इफेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या वेटेज रहता है और आपको क्या चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सारे टॉपिक्स में वेटेज क्या रहता है, अगर हम इसको सेक्शन वाइज पूरा डिवाइड कर देते हैं, मतलब पूरे रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उन्हें अलग अलग सेक्शन में कर लेते हैं, और इसी तरीके से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारी चीजें कवर अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम रख लेते हैं यहाँ पे एक सेक्शन जहाँ पे हो गया आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला, ठीक है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला एक आपका सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर आपका उसके बाद जो सबसे हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो आपका हो गया क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ये हो गया। नेक्स्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद हम एक ले लेते हैं मशीन इनपुट आउटपुट वाला, या फिर इनपुट आउटपुट जो भी बोल लीजिए, ठीक है, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये आपका आता ही आएगा ही एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बोलें, अगर फोर्थ एक और डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक फिफ्थ हम एक अलग से सेक्शन बनाते हैं जो हम मिसलेनियस बोल लेंगे इसको। मिसलेनियस में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो मिसलेनियस में इस बार हमारा यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका सिलॉजिज्म भी हम इसी में रख लेते हैं, ठीक है, और आपके पास कोडिंग डिकोडिंग भी हम इसी में रख लेते हैं, जो सबसे हायर चांसेस होते हैं सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म, ठीक है, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग वाला जो भी नया पैटर्न है आपका, उसके बाद उसके बाद आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन वाला चैप्टर जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, ओके। अगर और चीजें देखें हम इसमें और क्या रह गया हमारे पास, और हमारे पास रह गया डायरेक्शन हो गया, और मशीन इनपुट आउटपुट हमने अलग से लिख लिया है, ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी, ठीक है, ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी, तो ये हमारे पास कुछ आपके जो हमारा पूरा हो गया मिसलेनियस वाला पार्ट हमने इसमें डाल दिया इन कुछ टॉपिक्स के आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इनका हम वेटेज पार्ट देखें तो कितना कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे से बन सकते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके कितने सेट्स आ सकते हैं जो आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट होगा वहां से अराउंड आपके 6 सेट्स बनते हैं। अब हर एक सेट से यहाँ पे जरूरी नहीं कि 5 ही क्वेश्चन होगा, हर एक सेट से 3 क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं या 4 क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे मेंस में ये चीज डिफरेंट है, ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस टाइप से आपके आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से 6 सेट या 6 या 7 या 5 या 7 के अराउंड आप इसको लेके चल सकते हो, बट ऑन एवरेज लगा रही हूं मैं यहाँ पे आपका 6 सेट्स आते हैं, सेट का मतलब एक सेट से 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग की क्वेश्चंस की बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे भी देखे गए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग से आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीन इनपुट आउटपुट से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं मशीन इनपुट आउटपुट की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके डेटा सफिशिएंसी से भी आ जाते हैं। अब अगर इसमें देखो 14 ये हो गए आपके क्वेश्चंस, ठीक है।
अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, अब हमारे पास एक चीज इसमें ये बनती है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 6 से 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी आ सकते हैं। अब वो चाहे कोडिंग डिकोडिंग से आ सकता है, या फिर सपोज कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया तो सिलोजिज्म आ गया, ठीक है, या फिर किसी का मिक्सचर आ गया, इनमें से किसी का मिक्सचर आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन गए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे से, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें अपने क्वेश्चंस की, देखो 6 सेट लिखा है, वहां पे जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे 6 to 7 सेट्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब हर सेट का आपको मैंने बताया कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ना जब प्रिपरेशन करोगे ना, इसको इसी तरीके से डिवाइड करके भी करना, आपको इसी तरीके से डिवाइड करके भी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पे कवर कर रहे हो। देखो हायर चांसेस, अगेन ये सारे आपके मैंने हिसाब से लिखे हैं, मतलब जिसकी जितनी वेटेज होगी उसके हिसाब से, एंड चांसेस सबसे ज्यादा किसे हैं, ठीक है, उसी आपको पैटर्न में लिखा हुआ है। अब आप जब आप इनको प्रिपरेशन करोगे, डेटा सफिशिएंसी ऑब्वियसली आपको तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपके मिसलेनियस टॉपिक कवर्ड होंगे, ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। 3 से 4 जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये हो गया, ठीक है, अगर ये वाले में भी से भी आपके कुछ कुछ होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है आपका बहुत आपका डुएबल है। अगर रिवर्स सिलोजिज्म आता है तो आपका डुएबल रहता है आपके लिए, बट स्टिल अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो। यहाँ पे आपको क्या टारगेट करना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपके 6 से 7 सेट अगर सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, तो आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ से मैं आपको ये बता देती हूँ। और ये एग्जाम में ऐसा नहीं कि मतलब हवा में है, ये एग्जाम के हिसाब से है कि जो हमारा प्रेशर होता है एग्जाम में बिल्ड, जितना डिफिकल्ट एग्जाम आ रहा होता है उसके हिसाब से है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 सेट करके चलने हैं, 2 सेट में यहाँ पे 2+ कर देती हूँ, ताकि आप 2 तो करना ही करना है, एटलीस्ट आप यहाँ से निकाल पाओ, और अगर एक और निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे से बात होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 2 से 3 सेट। आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना ही करना है वहां पे सॉल्व, नहीं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपके लिए डुएबल होंगे, आपने सॉल्व कर, आप वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 6 या 5 सेट थोड़ी करने हैं, आपको 7 सेट थोड़ी करने हैं, आपको वहां से 2 से 3 सेट निकालने जो आप कर पाओ सॉल्व, ठीक है। अगर क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है, मान लो आपके पास 7 क्वेश्चन आ गए, मान लो आपके पास 9 क्वेश्चन आए यहाँ पे से, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, अगर 7 है तो 4 क्वेश्चन, 9 है तो 5 क्वेश्चन के आसपास आप यहाँ से सॉल्व कर पाओ। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से लेके चलने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए कुछ कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बाइफरकेट किया था क्रिटिकल रीजनिंग वाला भी, राइट, इसमें अभी बाइफरकेट किया था ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा जो टाइप है, सपोज आपका ये अच्छा हो, सपोज आपका अजम्पशन अच्छा हो, सपोज आप कॉज एंड इफेक्ट में अच्छे हो, ये आपको वहां पे टारगेट करना है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप टारगेट तभी करोगे, एग्जाम में भी सॉल्व तभी करोगे जब आपने अपने घर में ये चीज प्रैक्टिस करी है। घर में आपको ये देख के चलना है कि 80-90% आपकी एक्यूरेसी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। देखो अगर एक्यूरेसी घर के जो आप प्रैक्टिस करते हो उनमें आ रही है, तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चन आराम से सॉल्व और सही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिक मतलब वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है एग्जाम में, अगर आपने ये अवॉइड किया हुआ है भाई तो फिर एग्जाम में अवॉइड ही रखो, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे गलतियां जरूर होगी। एंड वन मोर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे अगर आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट अच्छा होता है इंग्लिश में, अगर आप कॉम्प्रहेंशन अच्छे से समझ पाते हो, रीडिंग आपकी अच्छी है, तो आपको यही चीज हेल्प करेगी क्रिटिकल रीजनिंग में। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, कॉम्प्रहेंड आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, जल्दी नहीं कर पाते हो, लेट करते हो, समझ कम पाते हो, तो वही चीज आपकी अफेक्ट करेगी क्रिटिकल रीजनिंग को भी, ठीक है। रीडिंग अच्छी है तो हेल्प करेगा, थोड़ा सा स्लो है या फिर नहीं समझ पाते हो तो ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, मशीन इनपुट आउटपुट, देखो मशीन इनपुट आउटपुट अगर आप 1 से 2 मिनट में इसका लॉजिक समझ गए, आपको लग रहा है कि हो गया, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आता ही आता है एग्जाम में। और 1 या 2 3 स्टेप भी आपने कर लिया, सपोज आप देखो आपको 3 स्टेप तक समझ आ गया कि कैसे काम चल रहा है, ठीक है, 3 स्टेप तक समझ आ गए, बाकी के 3 से 4 आपको नहीं समझ में आ रहे, नहीं आ रहे आपको समझ में, तो आप क्या कर सकते हो, उन 3 स्टेप को बना के क्वेश्चंस को देखो कि कहीं आपके दूसरे स्टेप से क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं आपके तीसरे स्टेप से क्वेश्चन तो नहीं है, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपका आराम से निपट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो देखो प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, इसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। अब वो वहां सॉल्व हो नहीं हो वो अलग बात है, क्या पता सॉल्व हो जाए, राइट। बट आपको ज्यादा नहीं इसमें इन्वेस्ट करना है, 2 मिनट में अगर समझ आ गया कि कैसे चीजें चल रही है, तो आप वहां पर स्टेप बनाइए। फिर आपका थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कि स्टेप बनाते टाइम थोड़ा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आपको ये चीज ध्यान में रखनी है।
ओके। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी हैं आप आराम से अटेम्प्ट करो, टारगेट करो कि क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। मतलब आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी, देखो अगर प्रैक्टिस करी होगी तो डुएबल लगेगा। अगर आप इसमें इससे डर के बैठे होंगे या फिर इससे बच के बैठे होंगे, यार डेटा सफिशिएंसी नहीं आता मुझे, तो नहीं आता समझ लिया आपने। तो जितना दिमाग में अगर सोच के रखोगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसलिए तैयारी कर लो इसकी। अच्छा अच्छा आपके टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है मेंस के लिए, ठीक है। प्री में अगर आता तो प्री में तो नहीं करना चाहिए, पर मेंस के लिए आपका स्कोरिंग बनता है ये, ठीक है। उसी तरीके से आपका रिवर्स सिलोजिज्म मेंस के लिए बहुत स्कोरिंग है भाई, डुएबल आता है। अच्छे से आप लोग समझ गए और आपको समझ गया कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग है आपका सिलॉक्स का अगर, तो ये डुएबल बनता है आपके लिए, ठीक है। अब जैसे मशीन इनपुट आउटपुट की आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिक बेस्ड ही होते हैं, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको कवर करनी है इसी तरीके से। अलग अलग टाइम दीजिए इसको, 2 घंटे निकालो, 1 घंटा निकालो दिन का, और हर एक सेक्शन को, ये सेक्शन वाइज 5 सेक्शंस को अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप डील करिए, ओके। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। आपने 5 क्वेश्चन के आसपास, 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास आपने यहाँ पे से निकालना है भाई, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, ये आपको डिस्कस यहाँ पे कवर करना है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें कवर करना है। ये तो सेक्शन वाइज हो गया कि भाई इन सेक्शन में आप एक तरीके से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टॉपिक वाइज कवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे बात किया टॉपिक वाइज आपको चीजें कवर करनी है, तो ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आपको अगर वीडियोस देखनी है कोई या फिर सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो इस तरीके से ही आप करो। मतलब जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए ना, इसी की अगर आपको कोई लगता है कि मशीन इनपुट आउटपुट की 2-3 वीडियो देख लेते हैं या फिर खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अलग से 2 घंटा दिन का निकालो और सॉल्व करो। सेक्शनल टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सेक्शनल टेस्ट आपका वैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक ओवरऑल आपको एक पूरा दे देगा कि समझ जाओगे आप कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। आपको करना ही करना है सेक्शनल टेस्ट, एटलीस्ट अगर एवरीडे नहीं दे रहे हो तो ऑल्टरनेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट दे दो अगर आपके पास टाइम नहीं बन पा रहा है तो, क्योंकि आप जीए वगैरह को भी टाइम दोगे, तो आप यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट तो जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये तो आपके सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आप यहाँ पे देखो रीजनिंग के क्या लेवल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको वहां पे प्रॉपर पता चल जाएगा कि कितने टाइम आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, कितना टाइम आप फोकस करके बैठ सकते हो, मेंटली प्रिपेयर कैसे रहते हो, ये सारी चीजें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर सिखाएगा। तो आप हर 2 दिन में या 3 दिन में मॉक टेस्ट दीजिए, बट अच्छे से दीजिए उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है एग्जाम तक, ठीक है। ये पूरा आपका प्लान रहेगा 30 डेज का। ओवरऑल प्लान में आपको बताऊं तो ये आपका प्लान रहेगा। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट को कवर करो। कैसे कवर करो, ये सेक्शंस मैंने आपको बताए, 5 सेक्शन में डिवाइड कर लो। अगर एक दिन में ये ऐसे कर रहे हो कवर तो ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आप डेटा सफिशिएंसी खूब क्वेश्चन लगाओ, फिर मशीन इंपोर्ट आउट के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, किसी कहीं से टेस्ट सीरीज से पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको अलग से सेक्शन वाइज कवर करनी है, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अब कहाँ से कवर करना है, कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, मैं आपको सोर्स भी बता देती हूँ, ठीक है। अच्छे से और अच्छे तरीके से आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। सो यू कैन विजिट आर कोर्स हेयर, ठीक है। आप edutap.in पे जाओगे, वहां पे आप SBI PO के कोर्सेज देख सकते हो, जहाँ पे अभी आपका लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो लाइव क्रैश कोर्स में। आपके यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है, तो आप देख सकते हो। इसमें आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी मेंस की प्रिपरेशन और एक तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे से आप इनरोल कर सकते हो इसके अंदर। एंड इफ यू आर समवन हु ओनली वांट्स टू हैव अ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो जिसको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे से आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे से जाके आप इनरोल कर सकते हो इसमें। सेक्शनल वाइज अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे से चीजें कवर कर सकते हो, फुल लेंथ आपको देना है, यहाँ पे से चीजें आप कवर कर सकते हो। इसी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे क्लिक करके सारी चीजें, ये कोर्स आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ढंग से प्रिपेयर करिए और आप डिसाइड कर सकते हो इफ ये आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, प्रोडक्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अच्छे से यूज करिए इन डेज का, जो भी आपको प्री से लेकर मेंस तक के लिए है। डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, ये बहुत गलत एक आपका मेंटालिटी होती है कि रिजल्ट तक का वेट कर लेते हैं, देखो बाद में पछताओगे। अगर मान लो आपका प्री निकल गया और आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी है, तो आपको बहुत गलत पछतावा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी से अच्छे से
टाइम वेस्ट मत करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम एंड आज के लिए नहीं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।